हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स में मैंने लास्ट क्लास में साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज पढ़ाया था। और मैंने लास्ट में आप लोगों को जब क्लास खत्म करी थी तब मैंने ग्लाइकोजन्स के बारे में भी बता दिया था। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स तो पढ़ लिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। अब हमें पढ़ना है कि इम्पोर्टेंस क्या है इनके, मतलब कि बॉडी में हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जो भी प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स उनका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या हमारे पास, एसेंशियल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि ये क्या करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि प्रोवाइड करवाएंगे हमें एनर्जी को। तो हम बोल सकते हैं क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। उसके बाद स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के जो है स्ट्रक्चरल मटेरियल्स होते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स फॉर टेक्सटाइल पेपर्स एंड अल्कोहल इंडस्ट्री, यानी कि रॉ मटेरियल की तरह ये काम करते हैं इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में और अल्कोहल इंडस्ट्रीज में। तो हम इस टाइप से बोल सकते हैं क्या क्या है, रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज के लिए या फिर अल्कोहल इंडस्ट्रीज में ये रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद मोनोसैकेराइड्स कौन क्या होंगे, तो जैसे मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं हमारे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये तीन होते हैं बेसिकली हमने जो पढ़े हैं। तो मोनोसैकेराइड्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड इन न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो क्या सॉरी न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होंगे अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये क्या है, हमारे पास जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है विच कंट्रोल्स ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इफेक्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, यानी कि ये न्यूक्लिक एसिड कौन होंगे, हम बोल सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि हेरिडिटी को इफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी मतलब कि जेनेटिक्स को या जो जनरेशन में क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं तो वो हेरिडिटी ही बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा बहुत वेरिएशन होना उनमें। तो वो यही मतलब कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जैसे डीएनए एंड आरएनए, तो यही बताते हैं कि हेरिडिटी कैसी होगी या फिर जो जनरेशन है उसमें कौन कौन से बोल सकते हैं गुण जाने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एज वेल, यानी कि जो बायोसिंथेसिस होगी इसमें वो भी करवाते हैं। ओके, तो बायोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब आइए हम देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स क्या होंगे बेसिकली, तो सबसे ज्यादा हमें पता है क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट मतलब क्या होगा, मोस्ट अबंडेंट ऑफ बोल सकते हैं क्या, बायोमोलिक्यूल्स क्या होगा, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या होगा, मोस्ट अबंडेंट लिविंग सिस्टम के जो बायोमोलिक्यूल्स होगा वो प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा, मतलब प्रोटीन ही प्रेजेंट होगा हमारे पास। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, तो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ जैसे मसल, हमें क्या करनी, मसल गेन करना है किसी को, तो मसल गेन करने के लिए हम बोल सकते हैं क्या, ये प्रोटीन्स का कंजम्पशन करते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो कि जिम में जाते हैं या फिर कोई बॉडी बिल्डिंग का जिसे शौक होता है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स को कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे एग्स खाते हैं या फिर बोल बोले हम कि जो नॉन वेज होता है वो भी खाते हैं। तो ये जो प्रोटीन के रिसोर्सेस होते हैं वो कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में काफी हेल्प करता है और मसल बिल्ड में सबसे ज्यादा ये हेल्पफुल होता है। ओके, अब इसके बाद ऑल द प्रोटीन्स क्या होंगे, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर, यानी कि क्या होंगे ये, जैसे हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, मोनोमर डायमर, मतलब मोनोमर कैसे, मोनोसैकेराइड्स के बारे में हम बोल सकते हैं। और अगर हम देखें तो क्या, पॉलीसैकेराइड हम बोल सकते हैं किसको, पॉलीमर्स को। तो उसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं ये सारे क्या होंगे, एक तरह से पॉलीमर्स होंगे। ओके, तो पॉलीमर्स मतलब कि इसमें मल्टीपल यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, सिंगल सिंगल यूनिट्स की मल्टीपल यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होगी। ओके, तो ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ये किसके हो गए, अल्फा अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो क्या होंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स के ये पॉलीमर्स होते हैं। अब इसके बाद क्या होंगे, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स वर्ड, सॉरी प्रोटीन वर्ड क्या होगा, ये प्रोटीन जो वर्ड है कहां से लिया गया है, हम बोल सकते हैं डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड प्रोटियोस। ओके, कौन सा वर्ड है, प्रोटियोस। तो ये
ये प्रोटियोस वर्ड है, यहाँ से ये ड्राइव किया गया है। ये वर्ड होता है, हम बोल सकते हैं कहाँ से, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ओके, तो ये बोलेंगे क्या है, ग्रीक वर्ड, यहाँ से ये ड्राइव किया गया है। इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स प्राइमरी। ओके, प्राइमरी, तो प्राइमरी हम बोल सकते हैं, प्राइमरी क्या, इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा प्राइमरी इंपॉर्टेंस। यानी कि हम चार चीजें समझ सकते हैं। पहली चीज, सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट होता है जो कि बायोमोलिक्यूल्स में हम बात करें। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इसका यूज होता है ग्रोथ और मेंटेनेंस की, बॉडी मेंटेनेंस के लिए। तीसरा अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यानी कि अल्फा अमीनो एसिड जितने भी होंगे उसमें से ये सभी जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के। ओके, अगर हम देखें तो प्रोटीन्स कहाँ से, ये प्रोटीन जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है प्रोटियोज। इसका मीनिंग होता है प्राइमरी इंपोर्टेंस। ओके, तो ये हम लोग समझ सकते हैं प्रोटीन्स के बारे में। अब आके हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होंगे। ओके, हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा था कि अल्फा अमीनो एसिड, लेकिन अब हम पढ़ते हैं क्या, अमीनो एसिड्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होंगे। इट कंटेन, क्या कंटेन करेंगे ये, इट कंटेन अमीनो, अमीनो मतलब कि NH2 जो ग्रुप होता है हमारा, NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप क्या होते हैं। जैसे अमीन्स जो है, इसके पहले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, तो वो तो आपका पूरा सिलेबस में दिया हुआ है कि अमीन्स के बारे में काफी अच्छे से आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो कार्बोक्सिल के भी बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के आए हो। कार्बोक्सिल के एसिड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो भी अच्छे से हम पढ़ के आए होंगे आप लोग। तो ये क्या है, तो ये बोल सकते हैं क्या, इट कंटेन्स अमीनो, यानी कि अमीनो एसिड वाले, यानी कि बोल सकते हैं NH2 ग्रुप, और कार्बोक्सिल यानी कि COOH ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो ओनली अल्फा अमीनो एसिड, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड, कहां से ऑब्टेन होंगे अल्फा अमीनो एसिड्स, आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि हम बोलेंगे, अब देखो एक चीज समझो, कनेक्शन क्या है हमारे पास, कि जो अल्फा अमीनो एसिड से बल्कि बनते हैं हमारे प्रोटीन्स। तो जब हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करवाएंगे, यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इनका H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तब क्या होगा, ये अल्फा अमीनो एसिड्स, लेकिन वो भी कौन से, हम बोल सकते हैं ये अल्फा अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, अब अगर हम देखें इसके बाद इनका कुछ जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, तो हम इस टाइप से बोल सकते हैं कि एक H और ये इधर NH2, तो ये हो गया हमारा अल्फा अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर। तो ये हम बोल सकते हैं ऐसे ही बहुत सारी यूनिट्स होती है जिससे कि मिलके बना हुआ होता है प्रोटीन। ओके, अब इसके बाद क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम समझ सकते हैं दो टाइप का, जो हमारा हम बोल सकते हैं क्या होगा, अमीनो एसिड्स के दो टाइप के होते हैं। बट हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके बाद बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव नंबर। देखो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप से हम लोग कर सकते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड के रिलेटिव नंबर पे अगर आप बात करें तो क्या होंगे, ओके, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप, और अगर हम बात करें किसके, अमीनो ग्रुप के बेसिस पे, तो क्या होगा, इन देयर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में इनकी प्रेजेंस के बेसिस पे बात करें तो हम बोलेंगे क्या, तीन टाइप के ये होते हैं। सबसे पहले हम बोल सकते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स मतलब कि हम बोलेंगे अमीनो जो ग्रुप होंगे, अमीनो ग्रुप। ओके, यानी कि NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप विल बी इक्वल टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, NH2 ग्रुप विल बी इक्वल टू कार्बोक्सिल, यानी कि COOH, ये ग्रुप हो गए हमारे पास। अब सेकंड टाइप अगर हम इसी में देखें तो क्या होगा, बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक सबसे पहले क्या था, नॉर्मल, अगर हम अब देखें तो क्या होगा, बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड क्या होगा, यानी कि इसमें होगा NH2 का कंटेंट ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, COOH ग्रुप के कंपैरिजन में। ओके, और अगर हम थर्ड देखें तो अब एक ही बचता है हमारे पास, एसिडिक
एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो इनको हम पीएच के अकॉर्डिंगली इनको हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, कंटेंट NH2 का कम होगा एज कंपेयर टू COOH। ये तीन टाइप के होगा ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंट होने के बेसिस पर। ओके, अब इसके बाद आते हैं कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेंशियल। तो एसेंशियल क्या होंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, तो अमीनो एसिड्स ऐसे जो कि हमें 100% जरूरत हो उनकी। ओके, तो हम बोलेंगे कांट बी सिंथेसाइज्ड, यानी कि हम लोग कब इनको बना नहीं सकते नॉर्मली। कांट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नॉन एज, क्या बोल सकते हैं, आर नॉन एज एसेंशियल। ओके, अमीनो एसिड एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड्स होंगे जो कि हम हमारी बॉडी तो नहीं बना सकती बट इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने ही चाहिए, लेकिन ये हम बोल सकते हैं क्या है कि ये बॉडी हमारी बना नहीं रही है। अब इसके बाद आता है नॉन एसेंशियल। जैसे एसेंशियल पढ़ दिया तो वैसे ही हम नॉन एसेंशियल पढ़ते हैं। क्या होगा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या होगा हमारे पास, ऐसे जो कि बोल सकते हैं कैन बी सिंथेसाइड, कैन बी सिंथेसाइड इन दी बॉडी। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं सिंथेसिस हो सकता है इसका बॉडी के अंदर। ओके, अब अगर हम इनमें दोनों में डिफरेंस देखना चाहें तो क्या होंगे दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इनमें डिफरेंसेस के लिए ये लाइन बना लेते हैं। ओके, डिफरेंस वाला कॉलम। एक साइड हमारे पास है एसेंशियल, एसेंशियल के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं अमीनो एसिड। ओके, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, इस टाइप से चल जाएगा काम, अब लोग समझ लेना। तो इसमें से कुछ ऐसे हैं, तो नाम बता देता हूं मैं। सबसे पहले आता है ल्यूसीन। ओके, सेकंड आता है वैलिन, थर्ड आता है आइसो ल्यूसिन। ओके, आइसो ल्यूसिन। फोर्थ आता है आर्जिनिन। फिफ्थ है हमारे पास थ्रायोनिन, थ्रायो, सही लिख देता हूं मैं एक बार, थ्रायोनिन। ओके, तो ये हमारे पास थ्रायोनिन। अब अगर हम देखें सिक्स नंबर का होगा हमारे पास मिथियोनीन। ओके, ये होगा 6। अब इसके बाद सेवेंथ है हमारे पास फिनाइल एलानीन। ओके, 8 है ट्रिप्टोफैन, 9 है हिस्टाडीन। ओके, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई भूला हूं मैं, लाइसिन। 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ पे फिफ्थ नंबर, यहाँ पे एक और था जिसे मैं 10th नंबर दे दे रहा हूँ, एक और है ये लाइसिन। ओके, तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो 10 हम बोल सकते हैं क्या है, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो नॉन एसेंशियल एसिड्स कौन कौन से, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, ये होंगे ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटानिक, ग्लूटामिक एसिड। ओके, ग्लूटामिक एसिड के बाद हम अगर देखें तो एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, फिर उसके बाद ग्लूटामिन, ग्लूटामाइन। इनके नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है या फिर 2 मार्क में भी पूछ लेते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम या फिर अमीनो एसिड्स के नाम, मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम। ओके, ग्लूटामीन, एस्पेराजिन। ओके, सेरिन,
सिस्टीन, टायरोसिन, अब इसके बाद प्रोलीन। तो ये होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास हो गए 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, ल्यूसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिर उसके बाद आता है आर्जिनिन, इधर फिर लाइसिन, ओके, आर्जिनिन, लाइसिन और थ्रियोनिन, मिथाइल मिथोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टाडीन। ये हमारे पास 10 हो गए कौन से, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसके बाद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए ग्लाइसिन, एलामीन, ओके, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, और उसके बाद एस्परजिन, एस्पेराजिन, और फिर सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन एंड प्रोलीन। ये हमारे पास 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। तो हम लोग आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, क्लासिफिकेशन तक ही। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज के साथ में, और इसके आगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स भी देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और कैसे ये बनता है। ओके, so bye bye, thanks for watching, like, share and subscribe this video.